अगर स्टैंड अलोन LLP हो तो भी उसको भी उसमें हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो उसमें पर कैंडिडेट अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के आसपास हम लोग IIMs को देते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड बिजनेस एक्सेलरेटर प्रोग्राम। If any one of you is already doing this kind of activity, already entrepreneurship, he or she may be the stand contender to attend that program। और ये जो NIRF रैंकिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम लोग देते हैं, और जिसमें IIMs जो है टॉप पर हैं, IITs हैं, IIMs हैं। तो वहाँ पर जा कर के वो बिजनेस के वो बेसिक्स और फंडामेंटल्स और वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं ताकि आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेके जाएं। तो यू कैन सी आल्सो लिंक्डइन और फेसबुक पर मेरे ऑलरेडी पोस्ट हैं, काफ़ी सारे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें कैसे किन किन को सेलेक्ट किया गया था। तो आप में से भी कुछ हो सकते हैं जो आने वाले समय में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहें और वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम द प्रोफेसर्स, एमिनेंट प्रोफेसर्स, दोज हु आर मीन्स वर्किंग इन द NIRF रैंकिंग इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री। तो ये क्योंकि मैं MSME सेक्टर से कनेक्टेड हूँ, आई एम सीनियर जनरल मैनेजर इन नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन एंड लुकिंग आफ्टर 18 टेक्नोलॉजी सेंटर्स एज ऑफ नाउ। तो ये क्लासिफिकेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी क्लासिफिकेशन जो इंटरप्राइजेस का किया है इस तरीके से किया गया है कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अगर 2.5 करोड़ तक है तो माइक्रो एंटरप्राइज कहलाएगा, और टर्नओवर अगर 10 करोड़ से है तो इस डेफिनेशन में आएगा तो वो माइक्रो एंटरप्राइज कहलाएगा। ये पैरामीटर्स हैं डिसाइड करने के, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी का मतलब ये है कि आपके जो आपने इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं अपनी फैक्ट्री में उसकी वर्थ कितनी है, दैट इज़ कॉल्ड प्लांट एंड मशीनरी। टर्नओवर का मतलब है साल भर में आपने कितना जो है बिजनेस किया है बेसिकली, तो दैट इज़ द टर्नओवर जो कि आपकी बैलेंस शीट को बताती है। और ये पैरामीटर डिसाइड करते हैं आपको किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए ये पैरामीटर बड़े इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था की MSME सेक्टर एक रीढ़ है, और कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में माइक्रो एंटरप्राइज होता है, बट उससे नीचे एक चीज़ अभी आजकल और चल पड़ी है, दैट इज़ कॉल्ड नैनो एंटरप्राइज। नैनो एंटरप्राइज क्या है बेसिकली, जस्ट टू शेयर विद यू। नैनो एंटरप्राइज हैं जो 1 करोड़ से नीचे वाले, जैसे आपके फूड सेलर्स हो गए, बैटरी चार्जर्स हो गए, आर्टिजन्स हो गए, हॉकर्स हो गए, वेंडर्स हो गए, जो वो सारे नैनो एंटरप्राइज में मोस्टली काउंट होते हैं, और इनकी तादाद मोटे मोटे तौर पर करीब करीब 11 करोड़ के आसपास है। तो लेकिन कुछ अपुष्ट सूत्र ये कहते हैं, अपुष्ट मतलब नॉट वेरीफाइड, अनवेरीफाइड यू कैन से। Some sources also claim that the strength is approximately 27 CR in this country, but 11 CR का तो आपको हर जगह डेटा मिल जाएगा नैनो एंटरप्राइज का इन दिस कंट्री। तो वो भी इकोसिस्टम के पार्ट हैं, और बेसिकली लेकिन जब हम फॉर्मल रूप से जाते हैं जिसका उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री को हम MSME कब मानते हैं, जब वो उद्यम रजिस्ट्रेशन हो चुका होता है उसका, ठीक है। तो देखिए कंट्री की, जैसे मैं बता रहा था कि अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है MSME सेक्टर का। आप GDP देख लीजिए कंट्री का 31.1, पुराना डाटा है, इससे ज़्यादा ही है। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में कुछ भी आप बना रहे हैं उसमें 35% है, एक्सपोर्ट में 45% है। द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर, 28.1 CR एम्प्लॉयमेंट, बट आई कैन बेट इट इज़ अप्रॉक्सीमेट 35 CR के आसपास होगा। 6.5 CR MSME रजिस्टर्ड हैं एज ऑफ नाउ, जिसको माइक्रो और स्मॉल मीडियम मिला करके 6.5 प्लस 11 करोड़ जो मैंने अभी नैनो एंटरप्राइज बताया है, तो मिला के मोटा मोटा करके 18 करोड़ के आसपास आप कह सकते हैं एंटरप्राइज इस कंट्री के अंदर, जिसमें 98% माइक्रो एंटरप्राइज हैं। जो ऑथेंटिक डाटा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। 6.5 CR में से 98% माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं। 600 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, और 51% MSME इन रूरल एरिया, 49%। ये बेसिकली स्प्रेड है अक्रॉस द कंट्री, कि 51% हैं वो रूरल एरियाज में, 49%। लोग सोचते हैं कि शहरों में ज़्यादा एंटरप्राइज होगा, ये गलत सोच है। हमारे विलेज रूरल एरियाज़ के अंदर ज़्यादा स्प्रेड है इसका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी क्या कहती है?
25% माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज से खरीद करना अनिवार्य है, बट इम्प्लीमेंटेशन उस लेवल पे नहीं रहा इतने सालों में जिस लेवल पे होना चाहिए था। 2006 में एमएसएमई एक्ट आया था, 2012 में प्रोक्योरमेंट पॉलिसी आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, बट रिसेंट में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे मैं कुछ डेटा आपके सामने दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई भी मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, पीएसयू है, उसमें 25% टोटल खरीदारी का एमएसएमई सेक्टर से खरीदना अनिवार्य है। ये एक रूल है बेसिकली कि कभी भी आप खरीदेंगे तो 25% टोटल खरीदारी का एमएसएमई सेक्टर से आप खरीदेंगे। एमएसएमई चाहे वो माइक्रो स्मॉल मीडियम जो भी एंटरप्राइज होगा, जिसका भी उद्यम रजिस्ट्रेशन बना हुआ है, उससे खरीदना अनिवार्य है। अब इसका जो सब टारगेट है छोटा 4% है SC/ST के लिए और 3% है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो टोटल 7% हुआ। ये होना चाहिए ना 7%, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना नहीं है अभी। गवर्नमेंट इज स्ट्रगलिंग समवेयर, यू कैन से 1.3 से 1.5 के आसपास अभी वो चल रहा है डेटा मोटे मोटे तौर पर। तो इसको हम कैसे लेके जाएंगे 7% तक, हरकुलियन टास्क है। और यहाँ जो बैठे हुए जो बहुजन समाज के लोग हैं, इनको डिसाइड करना है कि उनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कैसे होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, दैट यू हैव टू एंश्योर इट। आपको जो भी सरकारी ऑफिसों में जो आप टेंडर भरने जाते हैं, इवन इन टेंडर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिना टेंडर के भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक सर्टन लिमिट तक ऑफिसर्स को एक पावर दी हुई है कि उस समय तक वो बिना टेंडर के भी खरीदारी कर सकते हैं। तो आप ये चीज़ों को, अगर आप किसी सप्लायर हैं किसी ऑथेंटिक प्रोडक्ट के, तो आप अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को ज़रूरत है तो आप उनको जाके बताएं कि साहब आप उसके मत जाइए, आप हमसे खरीदिए। क्योंकि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ये कहती है कि 4 और 3 7% मोटे मोटे तौर पर होना चाहिए। अब वुमेन बहुत है यहाँ पर, तो वुमेन के लिए यहाँ 3% का ब्रैकेट बहुत बड़ा ब्रैकेट है, उसमें बहुत बड़ा चैलेंज है, उसमें कैसे पार्टिसिपेशन होगा। देन पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ये भी कहती है कि कहीं आप टेंडर भर रहे हैं तो इट शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द अर्नेस्ट मनी। कोई EMD नहीं देना आपको किसी भी तरह का, टेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि L1+15 का ब्रैकेट ये कहता है कि अगर आप एक MSME यूनिट हैं, आपने किसी टेंडर में पार्टिसिपेट किया है, तो अगर आपका 15% ज़्यादा भी आपने कोट कर दिया है, स्टिल यू कैन नेगोशिएट विद द जिसने भी टेंडर फ्लोट किया उसके पास आप जाएंगे, बोलेंगे साहब मेरा भले ही 15% ज़्यादा है पर मैं एक MSME यूनिट हूँ, तो आई हैव राइट टू क्लेम दिस टेंडर। तो L1+15 के ब्रैकेट में भी अगर हैं तो भी आपका राइट बनता है कि आपको वो टेंडर मिलेगा। आप जाके नेगोशिएट करिए, आपने प्राइस को उतने तक लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे और उसको मैच करेंगे जो L1 था, तो MSME को वो सर इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जी पूछिए। एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एग्जांपल दे रहा हूँ कि जहाँ पर ये हुआ है, सपोज कीजिए 100 रुपये का कॉस्ट था, उसका बजट था कस्टमर का, और एक MSME एंटरप्राइज था, उसने 112 रुपये कोट किया था और 99 रुपीज जो था एक दूसरे वेंडर ने कोट करा, जो कि भी MSME नहीं था। तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर होता उसने क्लेम करा और MSME वाले को वो ऑर्डर मिल गया, उसने 99 रुपीज का प्राइस मैच कर दिया। तो परफेक्ट उसको कह रहे हैं। देखिए सर, जितने भी लोग चला रहे हैं सरकारी संस्थानों को, इंस्टीट्यूशन PSUs को चला रहे हैं, बहुत से लोगों को है ना इसके बारे में हमें बताना पड़ता है। देखिए लोग कहते हैं नहीं मैं तो L1 पे जाऊंगा, जो लोवेस्ट कोट करेगा मैं तो उसको दूंगा सप्लाई ऑर्डर। ऐसा नहीं है, वो अधिकारी को जाके बताना पड़ता है कि भाई साहब हम माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, ये हमारा हक है, आप इसको हमें कंसिडर करिए। और उसके बाद फिर दूसरे पोर्टल्स बने हुए हैं कंप्लेंट्स करने के, समाधान है, चैंपियन पोर्टल है, बहुत सारे पोर्टल बने हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और आजकल आई एम एश्योर यू कि जब भी आप कोई भी लिखेंगे ना राइटिंग में, आपको जवाब नहीं आया तो परिणाम उसके खतरनाक होते हैं। मतलब अधिकारी को जवाब देना ही देना है उसका कि भाई उसने क्यों नहीं सेलेक्ट किया है। इफ़ द यूनिट इज़ MSME एंटरप्राइज and it is within the bracket of L1+15%, and if you are not considering him or her, then you have to give the valid and justified reasons to reject. जिनको मालूम है वो इसको कर रहे हैं और अपनी नौकरियां बचा रहे हैं। सर इसमें एक खेला हो रहा है अलग से कि भी कहते हैं जो बिड जो निकालते हैं, कुछ लोग उसको सर्विसेज वाली बिड निकालते हैं, कुछ प्रोडक्ट वाली बिड निकालते हैं, उसके अंदर कहीं में एप्लीकेबल है कहीं में एप्लीकेबल नहीं है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें तो सर बेटर। इसके बाद आए जस्ट देन देयर आर फ्यू ऑफ द स्कीम्स जिसको मैं भी डायरेक्टली देख रहा हूँ, जिसमें असिस्टेंस टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, ESDP है,
देन रैम्प है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। ये तीन एक गवर्नमेंट की तीन बड़ी स्कीम्स है, जिसमें कुछ ग्रांट्स हैं, कुछ ट्रेनिंग की ग्रांट्स हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ फंड्स हैं जिसको एलोकेशंस होते हैं, और हम उसको मुझे आपको ये बताते बहुत खुशी होती है कि इस बार करीब हमने करीब 6,000 से 7,000 बच्चों को हमने इसके डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी, और उस एरिया में ट्रेनिंग दी जिसमें बच्चों का खुद का रुझान था, उनका एप्टीट्यूड था। प्रिलिमिनरी राउंड ऑफ डिस्कशन के बाद उनको सेलेक्ट किया गया, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। बहुत से बच्चों का वेज और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोनों मिले हैं उसके अंदर। ये 31 मार्च को सारा डाटा आएगा कि उसमें से कितने बच्चे वेज में गए, कितने बच्चे सेल्फ में गए। तो दैट सबकी के माध्यम से हम वो डाटा भी शेयर करेंगे कि विद देयर नेम, with their उद्यम रजिस्ट्रेशन, with their मोबाइल नंबर, with their email वैलिड, दैट आई विल शेयर विद यू ऑल कि 31 मार्च के बाद जो भी सबकी का प्रोग्राम होगा, यू जस्ट नोट इट डाउन। आई विल शेयर विद यू कि हाउ मेनी बिकम द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आउट ऑफ दैट। तरीका वही है जो कोई एक साथ तो उद्यमी बन नहीं जाता है। आपका रुझान होना चाहिए। छोटा सा ट्रेनिंग लेने के बाद आपको सबसे पहले एक्सपर्टीज़ लेना है, उसमें सीखने के बाद फिर लाइक माइंडेड लोगों के साथ आपको इंटरफेसिंग रखना है। तो दैट इज़ द, मैं इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये बहुत सारे प्रोग्राम है जिसमें इंडस्ट्री 4.0 तक के प्रोग्राम है, जैसे गैस स्टिग मिग प्लाज्मा स्पॉट वेल्डिंग, दैट इज़ वेरी इमर्जिंग एरिया। यहाँ पर आपको लोग मिलेंगे नहीं इस तरह के। तो अगर आपके घर में कोई इस एरिया को सेलेक्ट करता है, CMM क्वालिटी को एश्योरेंस करने के लिए, कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए CMM के ऊपर भी ट्रेनिंग होती है। तो इंडस्ट्री में बेस्ट ट्रेनिंग अवेलेबल है आज की डेट में, जो कि टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। जो पहली 3 स्कीम मैंने बताई थी, ATI, ESDP एंड रैम्प, तीनों स्कीम के अंदर कोई पैसा नहीं लिया जाता, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है। स्टेट ऑफ आर्ट ट्रेनिंग है, ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रेनिंग है इंडस्ट्री 4.0 की। हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग डिजाइन, क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन। Then we have Delcam, Mastercam, Adams, Nestran, ANSYS, Creo, CATIA, Unigraphics, Solvay, 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग का बहुत बड़ा एरिया आने वाला, इमर्जिंग एरिया है। 3D प्रिंटिंग में आने वाले समय के अंदर बिल्डिंगें बनेंगी, हर चीज़ बनेगी 3D प्रिंटिंग में। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में उस लेवल के मैन्युफैक्चरर नहीं है अभी 3D प्रिंटिंग में। बेसिकली 3 बड़े बड़े प्लेयर सब बाहर के हैं, मार्क फोर्ज है, और इसके अलावा मार्क फोर्ज के अलावा आप स्ट्रेसिस है, देन फैब लैब्स है, टूमर लैब्स है। देयर आर 3 to 4 मेजर कंपनी इन द वर्ल्ड, बट दे आर बेस्ड इन इंडिया आल्सो। बट यहाँ भी एक कॉम्पिटेंस अभी क्रिएट करने का चल रहा है कि हम 3D प्रिंटिंग के एरिया में भी जाएँ। यहाँ बहुत बड़ा एरिया है कि 3D प्रिंटिंग का, देन मोल्ड डिज़ाइन एंड बिल्डिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। रोबोट के ऊपर और ड्रोन के ऊपर बहुत बड़ा काम हो रहा है देश के अंदर। अगर कोई किसी के पास कुछ आइडिया है तो यहाँ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ड्रोन कैसे बनाएंगे, किस तरह से उसको उड़ाएंगे, रिमोट पायलट ट्रेनिंग की ट्रेनिंग भी हम करवा सकते हैं आपको। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रोग्रामिंग उसके अंदर कैसे होती है, चिप की प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग एक बोध गया बिहार के अंदर एक नया टेक्नोलॉजी सेंटर सेटअप कर रहे हैं शॉर्टली, जिसमें रिमोट पायलट ट्रेनिंग बच्चों को सिखाया जाएगा। और ड्रोन दीदी का जो प्रोजेक्ट है, वी आर ट्राइंग कि ड्रोन दीदी का जो ट्रेनिंग वहाँ पर स्टार्ट हो वेरी शॉर्टली। बट ओखला में अभी हम लोग इसमें ट्रेनिंग जो देते हैं रिपेयर मेंटेनेंस में ड्रोन की, प्लस प्रोग्रामिंग में और बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। देन दीज आर द इमर्जिंग एरियाज अगेन। देखिए सब चीज़ें हैं ना बहुत ही आप अपने बच्चों को, आप अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, ये सबके लिए है, ये सबके लिए है। समझ लीजिए जो चीज़ें जो आपको दिखाई जा रही है, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम इन वर्ल्ड आई कैन से। इस समय दुनिया नी पर चल रही है इंडस्ट्री। पाइथन प्रोग्रामिंग है, आप देख रहे हैं कि IITs वगैरह में पाइथन को प्रोग्रामिंग सिखाया जाता है। देन ओरेकल, DB, SQL, बिग डाटा, हडूप, ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी। आने वाला समय AR VR का है। ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी के ऊपर आपको ट्रेनिंग चाहिए। आपको यूनिटी में प्रोग्रामिंग सीखना है। कोई आपके जानने वाले कोई टेक्निकल लोग हैं जिसको नहीं आता है तो प्लीज़ कनेक्ट विद अस, वी विल हेल्प यू आउट। देन डिजिटल मार्केटिंग, हर एंटरप्रेन्योर्स को आना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग। हाउ यू कैन स्केल अप योर एक्टिविटी। आप डिजिटल मार्केटिंग का अगर यूज़ नहीं आता, यू कैन नॉट स्केल अप। आई एम सॉरी टू से कि जो लोग इसको यूज़ नहीं करते, दे आर बाउंड टू पेरिश वन डे। तो प्लीज़ डिजिटल मार्केटिंग को आप सीखिए। इसका अगर ट्रेनिंग करनी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा आप, ताकि मैं नेक्स्ट ईयर में उसको मैं रख सकूँ
और सबकी के माध्यम से अगर 200-250 सीटें रखनी है तो वी कैन डू इट। देन मल्टीमीडिया एनिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीमीडिया के आपको आना चाहिए। देन आपको अपने सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए अपने एंटरप्राइज को साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग एटलीस्ट बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए हर एंटरप्रेन्योर्स को, कि मैं कैसे अपने बिजनेस को कैसे बचाऊंगा साइबर अटैक से। और इसके बारे में लास्ट टाइम सबकी ने एक आई थिंक प्रोग्राम भी कराया था कि साइबर के ऊपर। देन टैली ERP कैसे आप मैनेज करेंगे, एक्सेल वगैरह कैसे आप डे टू डे अपने ऑपरेशन को डेबिट क्रेडिट किस तरह मैनेज करेंगे, इन्वेंट्री को कैसे डालेंगे, कितना आइटम आपके पास पड़ा हुआ है, कितना बैलेंस है, वो सारी चीज़ें ये नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि आज के डेट में जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना बेसिकली टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। अब वो पुराने धंधे चीज़ नहीं रहे कि आप कर रहे हैं ऐसा चला रहा है कन्वेंशनल मीडियम से, नहीं कर पाएंगे। यू कैन नॉट सस्टेन विदाउट द टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस। टेक्नोलॉजी जिसको पता है, जिसको टेक्निकल चीज़ें आती हैं, उनका बिजनेस सस्टेन करेगा, 100% करेगा। दैट आई कैन प्रॉमिस यू 100% करेगा इफ़ यू आर वेल अवेयर अबाउट द टेक्नोलॉजिकल टूल्स। ये बहुत ही कन्वेंशनल तरह की चीज़ें हैं, आजकल चीज़ें बदल रही हैं। रैपिड इंक्यूबेशन सेंटर जो हम लोग करीब 8 जगह पर है, ये हमारा रैपिड इंक्यूबेशन सेंटर जहाँ पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ों को सिखाते हैं। बट नाउ वी आर चेंजिंग इट, वी आर गोइंग फॉर द ऑटोमेशन नाउ। द एंटायर सेटअप वी हैव टेकन ए फ्रेश लुक ऑफ इट। एंड जो मशीनें आजकल, क्योंकि कन्वेंशनल मशीनें चल रही थी 8-10 साल से, चेंजेस नहीं आए हैं। जैसे बिस्कुट बनाने का है, या आप देखेंगे कि इसके अंदर आप इसमें सिलाई मशीन वगैरह है, ये सब रखे हुए हैं। तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली एक बड़ा प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया है। बहुत जल्दी इसका रिवैम्प होने वाला है, नई नई चीज़ें आने वाली है। अगर लेकिन कनेक्टिविटी रखिएगा आप लोग, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आने वाले समय में। 2026-27 फाइनेंशियल ईयर 26-27 में बहुत सारा नया कुछ आने वाला है। तो जो कन्वेंशनल जो चीज़ें जिसके ऊपर सिखाते हैं, जो ये वाले प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें वाइन नेल है, बेकरी का प्रोजेक्ट है जिसमें ब्रेड बंस मफिन्स बिस्कुट वगैरह सीखते हैं आप बनाना, बुक बाइंडिंग का है, पैट बोतल बनाने का है, जैसे ये आपकी बोतल कैसे बनेगी, सॉक्स बनाने का है, निटिंग टिश्यू पेपर वगैरह, ये बहुत बेसिक लेवल की चीज़ है। लेकिन आजकल इसमें बहुत टेक्निकल चेंजेस आ चुके हैं। तो दोज मशीन्स वी हैव ऑलरेडी प्रपोज्ड, और उसका बिजनेस मॉडल कैसे होगा इसके ऊपर भी हम लोग ट्रेनिंग नेक्स्ट ईयर से इसमें शुरू करने वाले हैं। जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेनिंग की उसको हम अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे इन मॉडल्स के ऊपर। फैशन डिज़ाइन के अंदर नए नए सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, उनको भी हमने इसमें रखा है प्रपोजल में। किसी को अगर जॉब वर्क कोई करना है, मैकेनिकल मशीनें हैं, किसी के पास कोई अगर फैक्ट्री चलाता है जहाँ पर मोल्ड एंड डाइज बनाने का है, तो प्लीज़ कनेक्ट विद अस। वी हैव स्टेट ऑफ आर्ट 3 एक्सेस 4 एक्सेस 5 एक्सेस मशीन, CNC है, मिलिंग मशीन है, टर्निंग मशीन है हमारे पास, मैकेनिकल की अच्छी अच्छी मशीनें फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में अवेलेबल है। तो यू कैन यूज़ दो सर्विसेज थ्रू MSME टेक्नोलॉजी सेंटर, NSIC सेंटर्स। Testing lab, unfortunately I am a little bit of disappointed to say here that we don't have our testing laboratory. बहुत जनों के पास टेस्टिंग लेबोरेटरी नहीं है, टेस्ट करने की कोई फैसिलिटी नहीं है। एज ऑफ नाउ मुझे कोई बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने कोई टेस्ट लैब चलाई हो, जबकि फैसिलिटी अवेलेबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, अच्छी अच्छी स्कीम्स अवेलेबल है। जैसे आप कोई एलॉय का टेस्ट करना चाहते हैं, उसका केमिकल कंपोजिशन करना चाहते हैं, जैसे ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज के अंदर कितना % है जो उसका एलिमेंट्स हैं, उसका एनालिसिस करना है, तो इस सब के लिए बेसिकली ऑलरेडी आपके पास वो चीज़ अवेलेबल है। इसको आप चाहें तो इस लेबोरेटरी चलाइए, और टेस्टिंग के लिए रिम्बर्समेंट भी अवेलेबल है। रिम्बर्समेंट जिसको कहते हैं कि आपने मान लीजिए सर आप कुछ बना रहे हैं लेट से और आप टेस्ट कराते हैं, तो उसमें रिम्बर्समेंट के चार्जेस भी आप क्लेम कर सकते हैं। दैट फैसिलिटी इज आल्सो अवेलेबल। मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और शेयर करना चाह रहा था आप लोगों के साथ में क्विकली। दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी आ चुकी है, आई नहीं है, आने वाली है आई थिंक सो। उसके बारे में थोड़ा सा क्विकली राउंड, बहुत समय से इंतजार था लोगों को कि दिल्ली में स्टार्टअप लगा नहीं सकते हैं, दिल्ली के अंदर क्या करें, कैसे करें। तो दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी 2025 वेरी शॉर्टली, और बड़ी अच्छी पॉलिसी है। 2035 तक मतलब आने वाले 10 साल में 5000 स्टार्टअप्स क्रिएट करने हैं दिल्ली के अंदर। जो यंग जनरेशन है इसके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पॉलिसी तो बहुत कुछ कहती है,
बट जैसे हम लोग चलाते थे इंक्यूबेशन सेंटर, जिसमें क्यूबिकल बॉक्सेस होते थे, वहाँ पर लोगों को 1 साल तक के लिए पूरा वहाँ पर देते थे हम लोग, कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन और सिक्योरिटी का पूरा अरेंजमेंट। वहाँ पर 1 साल रह करके वहाँ पर पूरा अपना तैयार किया, इंक्यूबेशन एज ए इंक्यूबेटी। उसके बाद फिर अपना धंधा शुरू कर लिया, तो उसके बाद एग्जिट कर जाते थे। उसी तर्ज पर ये बेसिकली एक पॉलिसी आई है, दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी। 2035 तक ये चलेगी, 5000 स्टार्टअप खड़े करने हैं इनको। हम लोग बहुत जल्दी इनके साथ डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली गवर्नमेंट के साथ कि इसमें मिलजुल के अगर कुछ काम कर सकें। बहुत अच्छी पॉलिसी है। इफ़ एनीबॉडी यू वांट टू गो थ्रू इट, आई कैन शेयर विद यू ऑल। इसमें इनोवेशंस के लिए सेक्टर कौन कौन से हैं, जस्ट टू शेयर विद यू। अगर आप एक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप में, आप भी स्टार्टअप का पार्ट हो सकते हैं। आप इंटरनेट पर डाल के देखिएगा दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी, अभी लास्ट वीक इन्होंने अपलोड की है। आई थिंक अप्रूवल स्टेज में है अभी। कमिश्नर इंडस्ट्रीज के साथ हमारी बातचीत चल रही है एंड शॉर्टली वी विल कम अप सम गुड प्रपोजल्स। हम चाहते हैं कि इसमें बहुजन के अंदर कुछ बच्चे आए, स्टार्टअप शुरू करें। ये सेक्टर है मेजर, आप देखिए बहुत ही प्रोमिनेंट सेक्टर है। हेल्थ केयर है, हॉस्पिटलिटी है, लॉजिस्टिक, ऑटोमेशन में आपका PLCs कार्ड, HMI ड्राइव्स वगैरह। ऑटोमोटिव सेक्टर में EV का सेक्टर आजकल बहुत इमर्जिंग है। फिनटेक, ई-वेस्ट, सारे इमर्जिंग एरिया हैं। रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, ग्रीन, बायो, IT एनेबल सर्विसेज, दैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, IoT, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, बायोटेक्नोलॉजी, ऑगमेंटेड, ड्रोन्स वगैरह है, गेमिंग है। जैसे मैंने कहा कि आजकल टेक्नोलॉजी का, तो आप अगर कोई स्टार्टअप ऑलरेडी एंटरप्राइज है और उसका पार्ट होना चाहता है, देन अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अगर कोई नए नए बच्चे निकल के जैसे इंजीनियरिंग की है या किसी ने डिप्लोमा किया है, किसी ने ITI किया है, कोई BSc किया है और स्टार्टअप करना चाहते हैं, अगर वो नहीं भी है तो भी उनके दिमाग में कुछ आइडिया है तो इसका पार्ट हो सकते हैं। फंडिंग अवेलेबल है इसके अंदर, सबसे बड़ी चीज़ है। और आई थिंक कितने 5000 करोड़ का कॉर्पस है ये पूरा, लेट मी सी इट, आई थिंक समथिंग लाइक दिस। अच्छा खासा कॉर्पस इसमें है और सभी के लिए कुछ ना कुछ इसमें है। तो आई होप कि यहाँ पर बात हमारी बन जाएगी। मतलब जो हमारे बहुत सारे बच्चे जो बेरोज़गार हैं या जिनके पास आइडिया है और वो कुछ करना चाहते हैं स्टार्टअप के माध्यम से, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 100% रिम्बर्समेंट भी है फीस वगैरह का। 2 लाख पर मंथ का असिस्टेंस भी है सेलेक्टेड बच्चों को, मंथली स्टाइपेंड भी है 1 साल तक के लिए। 150 स्क्वायर फीट का स्पेस दे रहे हैं। 200 करोड़ का है, द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली 200 करोड़ का दिल्ली स्टार्टअप फंड है बेसिकली। 200 CR सब्सटेंशियल है और इसमें मेरे हिसाब से सबकी को इसमें लीड लेनी चाहिए। और इसके माध्यम से अगर मान लीजिए 100-200 एंटरप्रेन्योर्स भी खड़े हो गए आने वाले 1-2 साल में, तो आई कैन से इट विल बी ए फेदर इन योर कैप। तो सबकी को इसके अंदर भी जो है करना पड़ेगा कि, और कमिश्नर इंडस्ट्री से एक बार मुलाकात करके कि हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। And as far as my support is concerned, I am always with you. Now, forum is open to ask any question.